हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, और इसके अंदर जितने भी हमारे सब टॉपिक्स आएंगे हम सारे आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज होगा स्टार्ट ग्लास प्रिज्म से अगर हम डिस्पर्जन करते हैं। अब देखो, याद रखना जो हमारा व्हाइट लाइट है ना, वो 7 कलर्स के कंपोनेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो जब हम व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करेंगे ना, ये हमारे पास प्रिज्म है और इसको हमने पास किया ऐसे, तो यहाँ पे हो जाता है डिस्पर्जन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी वाइट लाइट। ठीक है, और वाइट लाइट को जब हमने ग्लास ग्लास प्रिज्म से पास किया तो यहाँ पे हो गया उसका स्प्लिटिंग। क्या हो गया? स्प्लिटिंग। ठीक है, अब देखो, जब वाइट लाइट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बिखर जाती है ना, डिस्पर्स हो जाती है ना, उस चीज को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। अगर किसी ने पूछा कि डिस्पर्जन होता क्या है, डिस्पर्जन इज दैट प्रोसेस इन विच व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। व्हाइट लाइट अपने जो जितने भी वो रंगों से बना हुआ है ना, वो उसमें जब बिखर जाता है ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और ऐसे लिखते हैं VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर। रेनबो फॉर्मेशन जैसा होता है ना। ठीक है, व्हाइट लाइट जब भी स्प्लिट होगा वो हमें रेनबो काइंड ऑफ थिंग देगा। ठीक है, देखो वो प्रोसेस कौन सा है? डिस्पर्जन। अगर क्वेश्चन आता है कि जो बैंड ऑफ 7 कलर्स, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है क्वेश्चन, बैंड ऑफ 7 कलर्स। ओके, इसको हम बुलाते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो बना है ना अभी, ये जो दिख रहा है ना कलर्स का लाइन, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो बैंड ऑफ 7 कलर्स इज स्पेक्ट्रम। बट जो प्रोसेस जिसके अंदर व्हाइट लाइट तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बिखर जाता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, और याद रखना ये एंगल, ये हमारा प्रिज्म है, तो यहाँ पे जो एंगल है ना, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये तो हमारा डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम हुआ। ओके, फटाफट से एक छोटी सी चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके, इतना तो लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन कैसे किस फॉर्मेट में इसमें पूछे जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि कौन सी कलर सबसे कम बेंड होती है। विच लाइट बेंड्स द लीस्ट। देखो, विच लाइट बेंड्स द लीस्ट मतलब जो लाइट सबसे ऊपर है वो सबसे कम बेंड हुई है, राइट? ऐसी है और इधर ही है, तो रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट। विच लाइट बेंड्स द लीस्ट बोले तो रेड लाइट। ठीक है, और क्वेश्चन आगे आ गया कि विच लाइट बेंड्स द मोस्ट। वायलेट। वायलेट बेंड्स द मोस्ट, whereas रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट। सबसे कम जो बेंड होती है दैट इज रेड लाइट, और सबसे ज्यादा जो बेंड होती है दैट इज आर वायलेट लाइट। ठीक है, आई होप इतना तुमको समझ आ ही चुका होगा। अब मेरी बात सुनो, जो सबसे ज्यादा मैक्स वेवलेंथ किसकी होती है? याद रखना, जो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ है ना हमारे विबग्योर में, वो है हमारे रेड लाइट की। रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है? मैक्स है। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ। और क्वेश्चन आ गया कि जो मिनिमम वेवलेंथ है, सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? तो सबसे कम वेवलेंथ है हमारी वायलेट लाइट की। किसकी? वायलेट लाइट की वेवलेंथ मिनिमम है। ठीक है, अब और एक चीज याद रखना कि देखो, जो हमारे सिग्नल्स है उसके अंदर रेड लाइट क्यों यूज की जा रही है? क्योंकि जो रेड लाइट है ना, उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, और वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट स्कैटरिंग मच। ज्यादा स्कैटर ना होके वो दूर डिस्टेंस तक जा सकता है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूर तक जा सकता है। डेंजर सिग्नल्स, बेसिकली कौन से सिग्नल्स? डेंजर सिग्नल्स। तो क्वेश्चन आया कि जो डेंजर सिग्नल्स है उसको रेड में क्यों रखा हुआ है? ताकि जो रेड लाइट की जो हमारी वेवलेंथ है ना, वो ज्यादा होती है, और वो स्कैटर क्या होती है? कम होती है। अब ये स्कैटर कम क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है ना, जो भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स रेड लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो डस्ट पार्टिकल्स इसको एकदम आराम से स्कैटर नहीं कर पाते, जिसके वजह से जो रेड लाइट है वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाती है। ठीक है, और एक कंडीशन याद रखना, जो हमारी वेलोसिटी और जो वेवलेंथ है ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो ट्रैवल भी क्या करेगा? फास्टेस्ट करेगा। जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो क्वेश्चन आ गया कि विच लाइट ट्रैवल्स विद मैक्स स्पीड। तो रेड लाइट। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी?
ज्यादा होगी। वेरएज अगर क्वेश्चन आया कि जो कौन सी लाइट एकदम मिनिमम स्पीड से ट्रैवल करती है, तो याद रखना वायलेट लाइट। कौन सी लाइट? वायलेट लाइट। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो भी कम है। अगर वेवलेंथ कम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। क्यों? इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। देखो v क्या है? हमारा वेलोसिटी है, ये रिलेशन अच्छे से याद रखना। f क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है? हमारा वेवलेंथ। ओके, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड लाइट की। रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए इसका वेलोसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वायलेट लाइट की वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? सबसे कम। इनके बीच में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। और स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन कैसा है? ये वाला। ओके, तो आई होप तुम्हें इतना समझा होगा। फटाफट से जो चीजें बोर्ड पे है उसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। अब जो नेक्स्ट चीज है ना, दैट इज रेनबो। क्या है? रेनबो। ठीक है, अब ये जो रेनबो का फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है? ठीक है, क्योंकि देखो अगर व्हाइट लाइट को अगर स्प्लिट होना है तो उसके लिए तो प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो रेनबो के लिए कौन सी चीज प्रिज्म के जैसे एक्ट करती है, इसके अंदर कितने फिनोमिनाज इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना कि जब भी हमारी बारिश वारिश हुई ना, तो बारिश के अंदर हमारे जो ड्रॉपलेट्स है वो एक्ट करते हैं प्रिज्म की तरह। ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज प्रिज्म। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज प्रिज्म। अब क्या होता है, हमारी ये सनलाइट, सॉरी ये क्या था हमारा? रेनबो ड्रॉपलेट है, राइट? ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है। इस वाटर ड्रॉपलेट में से हमारी सनलाइट, सनलाइट क्या होती है? व्हाइट लाइट है ना। सनलाइट क्या है? हमारी व्हाइट लाइट है, राइट? सनलाइट हमारी कैसी लाइट है? व्हाइट लाइट। जब ये व्हाइट लाइट हमारे ड्रॉपलेट में से पास हुई, ये ऐसी आई, ओके, ये अंदर घुसेगी। ओके, अब देखो ये वाला जो मीडियम था वो कैसा मीडियम था? एयर वाला था, राइट? तो इस सरफेस पे क्या हुआ? एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है वो, तो यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हुआ हमारा? रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। अब याद रखना कि ये जो लाइट यहाँ से बाहर ना जाके वो अंदर की तरफ चली जाती है, यहाँ पे टकराई और वो ऐसे चली जाती है। ठीक है, ठीक है, ये कैसे चली गई? ऐसे चली गई। ओके, याद रखना ये चीज। अब देखो यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हुआ, अब यहाँ से जो लाइट है वो आगे ना जाके वो वापस वो पीछे रिफ्लेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब टेक प्लेस करता है? जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। याद रखना ये कंडीशन, ये किसके लिए है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन आगे कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो कब टेक प्लेस करता है? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब हमारा ये प्रोसेस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है? सोचो अगर एक लाइट, जो भी एक रे है, वो एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में जा रही थी, बट यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो ये लाइट दूसरे मीडियम में ना जाके वो वापस इंसिडेंट बैक हो जाती है। ठीक है, वो दूसरे मीडियम में ना जाके वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन से प्रोसेस को? जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो रे है वो दूसरे मीडियम में ना जाके वो इंसिडेंट बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम। उस प्रोसेस को वी कॉल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो रेनबो में हमारी इंपॉर्टेंट चीज है ड्रॉपलेट्स एक्ट एज प्रिज्म। यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे हुआ डिस्पर्जन। यहाँ पे क्या हुआ? डिस्पर्जन। तो थ्री फिनोमिना कौन से? तीन प्रोसेसेस कौन से हैं? फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल C इज क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पे क्या हुआ? डिस्पर्जन हुआ। ओके, ये है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाइट लाइट क्या होती है? व्हाइट लाइट वो लाइट होती है जिसके डिस्पर्स होने पे हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स मिले। ओके, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज स्पेक्ट्रम। याद रखना ये चीज। फटाफट से ये तीन फिनोमिना को नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक है?
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब नाम से ही तुम्हें समझ आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो रिफ्रैक्शन है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू टेक प्लेस करता है, और इस फिनोमिना पे बेस्ड ना बहुत सारी हमारी चीजें फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो याद रखना जो क्वेश्चन आ गया कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो कौन से इस पे बेस्ड है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे, देखो अब हमारे पास अर्थ है, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। अब ये जो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है ना, इट कीप्स ऑन वेरिंग, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डेंसिटीज अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो जब हम अर्थ से, या अगर हम एटमॉस्फेयर अगर ऐसे जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है ना वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि जो वार्मर एयर है वो तो ऊपर हवा में चली जाएगी, और कोल्डर एयर क्या रह जाएगी, नीचे रह जाएगी, है ना। तो याद रखना, तो जब हम ऐसे नीचे आते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उनका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर तुम्हारी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन जब तुम ऐसे नीचे आओगे अर्थ सरफेस की तरफ, तो तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, इनके से कैसा डायरेक्ट रिलेशन है, अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज होगा। अब इसके वजह से क्या होता है, देखो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट रहती है, वो हर एक सेकेंड में चेंज होती रहती है। तो जिसके वजह से जो भी स्टार लाइट, ये स्टार है, ठीक है, अब यहाँ पे आंख है इंसान की, वो देख रहा है उसको। तो अब देखो अगर डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे ऐसे नीचे नीचे जा रहे हैं, तो क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है ना। तो जब वो स्टारलाइट आएगी वो बेंड होते हुए जाएगी, और कैसी होगी, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, राइट। तो जो स्टारलाइट है वो बेंड करती हुई जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो ये ऐसी बेंड हो कैसी दिख रही है, बट हम देखते कैसे, स्ट्रेट लाइन में, राइट। लाइट को कैसे देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में। तो एक्चुअल पोजीशन तो ये थी, बट हमें क्या लगा, यार स्टार तो यहाँ पे है, तो एक बार हमें यहाँ पे दिख गया, फिर दूसरी बार क्या हुआ, यहां से आई लाइट, बट इस बार हमें यहाँ पे दिख गया, तो इस बार क्या हुआ, ये वाला पोजीशन तो डार्क हो गया, अब ये वाला चमक चमक उठाए, फिर कुछ होगा, फिर ये वाला पोजीशन डार्क हो जाएगा, फिर यहाँ पे चमक उठेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। तो इसकी वजह से हमको क्या लगता है कि जो हमारे स्टार्स है ना, दे आर ट्विंकलिंग, ठीक है। यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें लगता है कि जो हमारे स्टार्स है दे आर ट्विंकलिंग। यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब हम टुवर्ड्स अर्थ सरफेस आते हैं तो हमारी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो स्टारलाइट अर्थ के अंदर एंटर कर रही है उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज होती जाती है, कभी डार्क, कभी यहाँ पे लाइट, कभी यहाँ पे लाइट, कभी यहाँ पे डार्क। तो जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो स्टार है इट सीम्स टू बी ट्विंकलिंग। अब इसके अलावा कुछ और फिनोमिना है, वो देख लो। जैसे हमारा एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ये हमारा अर्थ है और इसका होराइजन है, ठीक है। अब एडवांस सनराइज में क्या होता है, जो हमें हमारा सन है वो 2 मिनट पहले दिखता है, ठीक है। क्या होता है, 2 मिनट पहले दिखता है। तो सोचो सन यहाँ पे, बट इसमें क्या है, अभी इंसान यहाँ पे खड़ा है, राइट। तो यहाँ से तो लाइट आई, बट इंसान का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में देखेगा वो, तो उसको लगता है कि यहाँ पे है, इवन दो जो हमारा सन है वो बिलो द होराइजन है, ये हमारा क्या है, होराइजन। इवन दो जो सन है वो बिलो द होराइजन है, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो इसका पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, और वो लगता है कि यार ये है ना हमारा सन, वो होराइजन के ऊपर है। इसको हम बुलाते हैं एडवांस्ड सनराइज। अब डिलेड सनसेट क्या, अब देखो इवन दो जो सन हमारा है वो होराइजन के नीचे चला गया है, बट वापस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो ऊपर दिखता है, तो इसी को एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट बोलते हैं। और ये किसके वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट वो प्रोसेस है जिसके अंदर सन इवन दो होराइजन के नीचे जाने के बाद भी हमें वो होराइजन के ऊपर ऑब्जर्व होता है। एडवांस सनराइज में 2 मिनट पहले ऊपर दिख रहा है, और डिलेड सनसेट में ढलने के बाद भी 2 मिनट तक दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, लाइट का ना बिखर जाना, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में बिखर जाना, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद रखना टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट है जब हमारे लाइट कोलाइडल पार्टिकल्स से स्कैटर किए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, जो पाथ है ना लाइट का वो एकदम अच्छे से विजिबल होता है। टिंडल इफेक्ट कौन से पार्टिकल्स के थ्रू शोकेस होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स, किसके थ्रू,
कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, ये चीज़ एकदम अच्छे से याद रखना, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो मेक श्योर तुम इसका एक बार रिवीजन एकदम नोट्स वोट्स बना के इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन आते हैं। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।